नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जगह है जिसका नाम है टाटीपुर और टाटीपुर में ही एक इलाका आता है जिस इलाका का नाम है तृप्ति नगर। तृप्ति नगर में एक परिवार रहता था और उस परिवार के मुखिया थे रविकांत दुबे। रविकांत दुबे कलेक्ट्रेट में जॉब करते थे और उनके घर में उनकी पत्नी थी भारती दुबे, उनकी 2 बेटी थी और एक बेटा था। बड़ी बेटी का नाम था कृतिका दुबे। कृतिका की शादी रविकांत दुबे बड़े धूमधाम से करते हैं और बड़े ही आलीशान घर में करते हैं। कहें तो संपूर्ण घर था, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं था उस घर में। उसी परिवार में अपनी बेटी कृतिका की शादी वो धूमधाम से करते हैं। जब शादी हो जाती है कृतिका का, वो अपने ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। कुछ समय तक तो बड़ा ही अच्छा चलता है उसकी जिंदगी, लेकिन जब कुछ समय बीतता है तो कृतिका के पति उसे टॉर्चर करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं कि तुम्हारे पिता कलेक्ट्रेट में जॉब करते हैं, उनसे बोलकर मुझे भी कोई जॉब दिलवा दो, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दो, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगा, टॉर्चर करूंगा। वो अपने पति को समझाती है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तब जाके गवर्नमेंट जॉब लगता है, ऐसे नहीं लगता है। उसके पति गुस्सा हो जाते हैं, उसे पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। वो सोचती है कि ये सब बात मैं अपने परिवार पे नहीं बताऊंगी, वरना मेरे पिताजी खामोखा परेशान हो जाएंगे। वो सब कुछ झेलती रहती है, सब टॉर्चर झेलती रहती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन इस परिवार के लोग हमारी बात को समझेंगे और हमारी इज्जत करेंगे और हमें सम्मान देंगे। वो अपने पति को समझाती रही, अपने सास ससुर को समझाती रही, लेकिन उस परिवार का कोई भी सदस्य उसकी बात को समझने को राजी नहीं था। सभी लोग यही बोलते थे कि अपने पिता से पैसे मांगो, अपने पिता से बोल के इसे नौकरी दिलवा दो। कोई नहीं ये समझाता था अपने बेटे को या उसके पति को कि कहीं जाके जॉब करे, कोई बिजनेस करे और फिर परिवार को चलाए। वो सहती रही कृतिका, अपने जिंदगी में जितना भी परेशानी था अकेली अपनी परेशानी को झेलती रही। लेकिन एक दिन वो उसका परेशानी काफी बड़ा हो जाता है, वो झेल नहीं पाती है तो अपने पिता से ये सारी बातें बता देती है। उसके पिता अपने स्तर से उसके परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, वो अपने दामाद को समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी बेटी के सास ससुर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके परिवार में कोई भी ऐसा एक सदस्य नहीं था जो इनकी भी बातों की कदर करे या इनकी बातों को समझे। परेशान पिता क्या करे, फिर अपनी बेटी को ही बोलता है कि तुम घर आ जाओ, मायके में ही रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कृतिका घर आ जाती है, मायके में रहने लगती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ अच्छा से चलने लगता है मायके में, क्योंकि पति तो इसे लेके जाएगा नहीं, तो ये हो गया कि अभी यहीं पे रहेगी, एक अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी दूसरी कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कृतिका शादी के लिए राजी नहीं थी। वो सोचती थी कि मेरा पति संभल जाए, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। पिता परेशानी में गुजर रहा था। 4 अगस्त 2021 को डेली की दिनचर्या की तरह सभी लोग रात में खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कृतिका भी अपने कमरे में सोने चली जाती है, भारती भी अपने कमरे में सोने चले जाती है और उनका बेटा और उनकी छोटी बेटी भी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी 1-2 बजे रात्रि में अचानक धड़ाम से कुछ आवाज आता है जोर से, और सभी लोग जाके देखते हैं तो वो आवाज होता है रविकांत दुबे की कमरे की आवाज होती है। सभी लोग जाकर उस कमरे में देखते हैं तो रविकांत दुबे की गोली लग गई होती है और चारों तरफ कमरे में कहें तो खून फैला हुआ होता है और रविकांत दुबे की मौत हो गई होती है। सभी लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, रोने की आवाज सुनकर और उस गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जुट जाते हैं, उनके घर आ जाते हैं। कोई पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस वाले पहुंचते हैं और इन सारी चीज की जांच करने लगते हैं कि आखिर कातिल कौन है। पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है कि वो कातिल तक पहुंच सके। एक दरवाजा होता है, अगर वो दरवाजा बंद है तो कोई घर में एंट्री नहीं कर सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है। तो कातिल आया तो कहां से आया, कैसे आया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस वाले इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट तक ये पता चलता है कि ये किसी ने हत्या नहीं किया है, ये आत्महत्या है। क्योंकि रविकांत दुबे काफी परेशान चल रहे थे। उनकी बेटी के ससुराल वाले बेटी को मायके भिजवा दिए थे, अपनी बेटी को लेके काफी वो परेशान चल रहे थे। घर वाले भी एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ये आत्महत्या है, क्योंकि ये काफी दिनों से परेशान चल रहे थे, घर में किसी से ढंग से बात भी नहीं करते थे और किसी को कुछ बताते भी नहीं थे।
लेकिन वहां के एसएसपी को ये कहीं से भी आत्महत्या नहीं लगता था, क्योंकि आत्महत्या किए होते तो कोई ना कोई वेपन उस घर में जरूर मौजूद होता, लेकिन गोली लगी थी लेकिन बंदूक उस घर में मौजूद नहीं था। एसएसपी शक के घरे में इस पूरी केस को रख देते हैं कि आखिर बंदूक गया तो गया कहां। लेकिन वहां पे इस केस को जो जांच कर रहा था दरोगा, इस केस को जो इंस्पेक्टर जांच कर रहे थे, वो बताते हैं कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि भीड़ जब देखने के लिए आती है तो पैसे चुरा लेती है, वेपन चुरा लेती है। हो सकता है भीड़ अचानक घर में आई हो तो कोई लड़का जिज्ञासा के तौर पे उस वेपन को चोरी कर लिया हो, या फिर चोरी की मानसिकता से ही उसे चोरी किया हो। इस केस को क्लोज कर दिया जाता है आत्महत्या बता के, लेकिन एसएसपी के दिमाग में ये केस खटकते रहता है। अचानक एसएसपी सभी को बुलाते हैं, इस केस से जुड़े हुए सभी इंस्पेक्टर जो भी होते हैं उन सभी लोगों को बुलाते हैं और एक टीम तैयार करते हैं। और उस टीम का यही काम होता है कि इस केस के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाए। इस केस के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है, घर के अंदर शक जाता है तो सबसे पहला शक होता है उनकी पत्नी भारती दुबे पे। पुलिस वाले जांच करने लगते हैं कि कहीं भारती दुबे का कहीं किसी से अफेयर तो नहीं है, कहीं किसी से प्यार प्रसंग तो नहीं है कि अपने पति को रास्ते से हटाकर ये अपने प्यार के साथ जीना चाहती हो। पूरी तहकीकात करने के बाद भारती दुबे पे जो शक था वो शक से भारती दुबे बरी हो जाती है। भारती दुबे को क्लीन चिट कर दिया जाता है। भारती दुबे पे जो शक था उस पे भारती दुबे खरे नहीं उतरती है। फिर जो शक जाता है वो कृतिका दुबे पे, उनकी बड़ी बेटी पे, क्योंकि बड़ी बेटी के जो पति था वो दबाव बना रहा था कि अपने पिता से पैसे मांगो। कहीं कृतिका को ये लगा होगा कि पिता की मौत हो जाए उसके बाद हमें हिस्सा मिल जाएगा, या पिता का जॉब मेरे पति को मिल जाएगा तो मेरे पति आराम से सेटल हो जाएंगे और हम उनके साथ जिंदगी बिताने लगेंगे। कृतिका पे भी जांच बैठाया जाता है गुप्त तरीके से, लेकिन कृतिका पे भी जांच बैठाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता है। कृतिका को भी क्लीन चिट मिल जाता है। फिर पुलिस वाले उनकी बेटी जो छोटी बेटी थी उस पे जांच बैठाते हैं और उसके स्कूल में जाके पूछते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है। जब स्कूल में जाके पूछते हैं तो स्कूल में उसकी दोस्त बताती है कि इसका बिहेवियर काफी अच्छा है, काफी अच्छी लड़की है, अपने पिता की तारीफ करती है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है कि लगे कि इसके पिता के बीच कोई नफरत है या फिर अनबन है। अचानक स्कूल से एक लड़की आती है, उसे देखकर एसएसपी की नजर उस पर जाती है और उसे बुलाते हैं। उसे बात करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाते हैं ऐसे ही, लेकिन जब वो लड़की एसएसपी के पास आती है तो एसएसपी पूछते हैं उससे कि इस लड़की के बारे में क्या जानती हो, कैसी लड़की है, पढ़ने में कैसी है। तो लड़की बोलती है कि पहले बहुत ब्रिलियंट थी लेकिन अब एवरेज लड़की है। एसएसपी पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कि पहले ब्रिलियंट थी अब एवरेज हो गई है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है कि सर मैं आपसे नहीं बता सकती। एसएसपी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे भाई समान हूं, मैं तुम्हारे दोस्त समान हूं, समझो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बताओ, शर्माओ मत। वो लड़की बोलती है कि किसी लड़के के प्यार में पड़ गई तब से ज्यादा समय उसी को देती है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। एसएसपी को एक क्लू मिल जाता है और उस लड़का का नाम होता है करण राजौरिया, जिस लड़के से रविकांत दुबे की बेटी प्यार करती थी। पूरी टीम करण राजौरिया को हिरासत में लेके पूछताछ करने लगती है कि तुम बताओ रविकांत दुबे की बेटी से प्यार करते हो। वो लड़का बोलता है जी सर, मैं रविकांत दुबे की बेटी से प्यार करता हूं। फिर एसएसपी बोलते हैं कि जब प्यार करते हो तो उसके पिता को मौत के घाट उतारने की तुम्हें क्या जरूरत थी। वो लड़का डर जाता है, रोने लगता है और बोलता है कि मैंने उनकी हत्या नहीं किया है सर। एसएसपी बोलते हैं कि तुम्हें ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फांसी हो जाएगी, उम्र कैद की सजा हो जाएगी, तुम जेल के सलाखों के पीछे चले जाओगे, सच सच बता दो कि तुमने ऐसा क्या किया है उनके साथ। वो लड़का बोलता है कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनकी बेटी ही मुझे एक बार बोली थी कि मेरे पिता को मार दो, हम दोनों के बीच में आ रहे हैं, उन्हें हटा दो फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन मैंने तब से उससे बात करना बंद कर दिया और मैंने सोचा कि ये लड़की जब अपने पिता की नहीं हो पाई तो मेरा कैसे हो पाएगी। उसी दिन मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया। आप चाहें तो कॉल डिटेल देख सकते हैं। मैंने उससे बात किए 1 महीना से भी ज्यादा हो गया। पुलिस कॉल डिटेल खंगालती है तो पता चलता है कि किसी और नंबर से बात हुआ है, इसके नंबर से बात नहीं हुआ है, यानी कि करण राजौरिया उसके बाद से इस लड़की से बात नहीं किया। पुलिस को लगा कि कहीं दूसरा नंबर करण राजौरिया का तो नहीं है। पुलिस खंगालने लगती है और देखती है तो वो दूसरा नंबर होता है पुष्पेंद्र लोधी का। पुष्पेंद्र लोधी भी एक युवा लड़का था और उसी से रविकांत दुबे की बेटी बात करती थी।
पुष्पेंद्र दुबे को पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ करने लगती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पुष्पेंद्र लोधी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही रविकांत दुबे की हत्या किया है, लेकिन मैंने अपने आप से नहीं किया, उनकी बेटी बोली इसीलिए मैंने किया। उनकी बेटी जब इससे बात नहीं होता था करण राजौरिया से, तो किसी और से बात करने लगी थी और वो था पुष्पेंद्र लोधी। पुष्पेंद्र लोधी से बोलती है कि मेरे पिता को जान से मार दो। पुष्पेंद्र लोधी बोलता है कि मैं पैसे लेके मारता हूं, क्योंकि पुष्पेंद्र लोधी सुपारी किलर था। वो बोलता है कि मैं पैसे लेके आदमी को मारता हूं, किसी इंसान को मारता हूं, बिना पैसे मैं तुम्हारे पिता को नहीं मार सकता हूं। वो बोलती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन तुम मेरे पिता को मार दो, उसके लिए मेरा जिस्म तुम्हारे हवाले, जब बोलोगे तब आऊंगी, जो बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन मेरे पिता को मार दो। लड़का युवा होता है, भावनाओं में बह जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस लड़की के बातों में आ जाता है। फिर 4 अगस्त 2021 को पुष्पेंद्र लोधी को उनकी बेटी यानी रविकांत दुबे की बेटी उसको अपने घर के अंदर प्रवेश करवाती है और अपने कमरे में छुपा देती है। सभी लोग खाना खा के सो जाते हैं और सबके खाना में वो नशीली पदार्थ की दवा मिला दी थी। सिर्फ अपने पिता के खाने में नहीं मिलाई थी, क्योंकि मौत के बाद जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि उनके खाने में नशीली पदार्थ मिलाया गया था। जब सभी लोग सो जाते हैं तो पुष्पेंद्र लोधी उनके कमरे में जाता है, उन्हें गोली मार देता है और फिर फरार हो जाता है और ये लड़की जाके दरवाजा मेन गेट बंद कर देती है और अपने कमरे में सो जाती है। जैसे सभी लोग जाते हैं वैसे भी वो अपने पिता के पास जाती है, देखती है और उनके साथ उनके हिस्सा बन जाती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है। पुलिस को तो ये सारी चीज जानकारी मिल गई। उसके बाद पुलिस पहुंच जाती है रविकांत दुबे के घर और उनकी छोटी बेटी को गिरफ्तार कर लेती है। उनके घर वाले रोने लगते हैं कि पुलिस वालों को बोलते हैं कि आप अपने प्रमोशन के चक्कर में, आप अपने केस को सुलझाने के चक्कर में हमारे परिवार को बर्बाद मत कीजिए। हमारी बेटी भला क्यों मार सकती है अपने पिता को, आप ही बताइए। कोई बेटी अपने पिता को मार सकती है? जब वहां के एसएसपी सारा एविडेंस उसके यानी कहें तो रविकांत दुबे की पत्नी के सामने, उनके परिवार के सामने रख देते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कोई अपने परिवार को ही कैसे बर्बाद कर सकता है। अपने क्षणिक सुख के लिए, अपने मन की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कोई अपने पिता को मौत के घाट कैसे उतार सकता है? कुछ लोग बोलेंगे कि ये प्यार है, प्यार अंधा होता है, प्यार माँ बाप से भी होता है, प्यार परिवार से भी होता है। प्यार ये होता है कि परिवार को एक साथ लेके चलना, परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पे मुस्कान लाना ही प्यार होता है। अपने अंदर के जिज्ञासा को शांत करना, अपनी इच्छाओं का पूर्ति करना, ये कहीं से भी प्यार नहीं होता है। कि अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपने पिता को मौत के घाट उतार देना, अपने परिवार को तहस नहस कर देना, ये कहीं से भी प्यार नहीं होता है। उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुष्पेंद्र लोधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। यही है आज की कहानी। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।